वेलकम बैक टू क्रिप्टो बाबा। हम मुकद्दस भट्ट साहब के साथ दूसरे इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसी इंटरव्यू में हम जनरल ऑडियंस के लिए कुछ जनरल दिलचस्पी के सवाल करेंगे क्रिप्टो की दुनिया से मतलब। तो मुकद्दस साहब, क्रिप्टो की जो टेक्नोलॉजी है या क्रिप्टो करेंसी है, इसकी टेक्नोलॉजी को आप कैसा कितना रेवोल्यूशनरी समझते हैं कि आने वाले वक्तों में दुनिया को कितना चेंज करने जा रही है, और मसलन क्या आम बंदे की लाइफ तक ये कितना इन्फ्यूज होगी? बस आप कैसा इसको देखते हैं और कैसा समझते हैं? अली भाई, क्रिप्टो को दुनिया जो है वो एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी समझती है। ठीक है। मतलब ये मौजूदा जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उन सबको ये एकदम डिस्टर्ब कर देगी, उनको रिप्लेस कर देगी। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं, मैं दोबारा आपकी ऑडियंस के साथ भी शेयर कर देता हूं, दुनिया का सारा सिस्टम कौन चलाता है? लेजर सिस्टम, खाता सिस्टम। मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मैंने कोई चीज खरीदनी है, कितने पैसे देने हैं, कितने लेने हैं। आप अपनी जिंदगी के एक एक पहलू को अली भाई उसका जायजा लें तो पीछे क्या चीज आपको नजर आएगी? खातादारी, अकाउंटिंग, लेजर। इसकी एक हिस्ट्री है। आप हिस्ट्री को स्टडी करें, दुनिया ने आज तक ये लेजर सिस्टम के जरिए अपनी सारी सोसाइटी को चलाया। आज तक हम इस लेजर सिस्टम को जैसे जैसे एडवांस करते गए हैं, हमारी सोसाइटी वैसे वैसे एडवांस होती गई है। एग्जैक्टली। अब इस लेजर सिस्टम में इस वक्त सबसे बड़ा मेजर मसला सेंट्रलाइजेशन, और उस सेंट्रलाइजेशन की वजह से इस लेजर सिस्टम में करप्शन है। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क का अली भाई क्या मसला है? करप्शन। अगर हम जितना हमारा सरकारी खातादारी है, लेजर सिस्टम है, उसको हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर दें जो कि ट्रस्टलेस हो। मतलब हमें इदारों में ये जो करप्शन है क्यों होती है? क्योंकि वहां इदारों में बैठे बंदों के पास जो खाते का रिकॉर्ड है, जो लेजर है, उसके ऊपर उनका कंट्रोल होता है। मैनिपुलेट करने का नहीं, चेंज करने का, तब्दील करने। टेक्निकली तो उनकी जिम्मेदारी है कि आपने वो खाता अपने पास रिकॉर्ड में रखना है। exactly. लेकिन चूंकि उनका कंट्रोल होता है तो वो प्रेशर की वजह से, लालच की वजह से वो रिकॉर्ड को अमेंड कर सकते हैं, और तारीख बताती है कि ऐसे ही होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने इस खास, एक कहने को ये छोटी सी चीज है, लेकिन इसी के ऊपर सारी, ये वो कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ एक छोटी सी चीज जो नजर आने वाली है, सिर्फ इसको आप रिप्लेस कर दें विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपकी सारी सोसाइटी जो है वो तब्दील हो जाती है। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे मैं रिकॉर्ड का बता रहा था, अगर वो रिकॉर्ड किसी फर्द की बजाय ऐसी टेक्नोलॉजी में आप शिफ्ट कर दें जिसको आप टेम्पर नहीं कर सकते, जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो रिकॉर्ड पटवारी है, मैंने फर्द निकालनी है, अब मेरी फर्द है, मेरे घर की फर्द है, और उसको मैं पैसे दे रहा हूँ। सही। और पैसे कितने? जितने वो चाहता है। मेरी बात समझे? क्यों? क्योंकि उसके पास सेंट्रल अथॉरिटी है। तो अगर अथॉरिटी उससे निकाल के वही रिकॉर्ड मेरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चले जाए तो मुझे क्या पटवारी के पास? मैं अक्सर कहता हूँ, अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ, अगर आपकी ऑडियंस में से कोई मुझे वॉच करता है, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अपनी एक ब्लॉकचेन लॉन्च करे, उस ब्लॉकचेन को नादरा के साथ लिंक करे, जैसे हर पाकिस्तानी का अपना एक CNIC है, इसी तरह हर पाकिस्तानी का अपना एक NFT होना चाहिए, अपनी एक ID होनी, सिटीजन ब्लॉकचेन ID होनी चाहिए। जबरदस्त। और उस ID के ऊपर मैंने हुकूमत के साथ, प्राइवेट इदारों के साथ, या पर्सन टू पर्सन मैंने अगर कोई भी इंटरेक्शन करनी है, उसकी कहीं भी कोई रिकॉर्ड खातादारी रखनी है, वो एक सिंगल यूनिट के अंदर रिकॉर्ड हो। एक तो कोई बंदा उसको टेम्पर नहीं कर सकता, बिल्कुल। दूसरा, मैं एट एनी टाइम अपने वॉलेट एड्रेस को एक्सप्लोरर पे लगाऊंगा और वहां मैं अपनी सारी हिस्ट्री देख सकता हूं। मुकद्दस साहब ने इंतहाई खूबसूरत तजवीज़ ये सामने रखी है, और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि इसमें ब्लॉक्स हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जो लेटेस्ट तरीन डेवलपमेंट हो आप उसके ऊपर देख सकते हैं, और ये जिंदगी के तमाम स्फीयर्स को ना कवर कर सकते हैं। इसमें आप तालीम, मेडिकल वगैरह, मैं अली भाई माजरत चाहता हूँ। बिल्कुल। नहीं सर, आपका इस मुल्क में इस वक्त इलेक्शन बहुत बड़ा मसला है। खान साहब ने उस मसले को हल करने के लिए EVM का एक आइडिया, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल वोटिंग मशीन, मैं समझता हूँ ये भी सोल्यूशन सही नहीं है। उसकी बजाय अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना ब्लॉकचेन लॉन्च करे, इलेक्शन कमीशन का अपना प्रोटोकॉल हो, नादरा ने हर पाकिस्तानी का जैसे CNIC है जिसपे जाके हम वोट कास्ट करते हैं, अगर हर बंदे का अपना ब्लॉकचेन ID हो, इलेक्शन कमीशन का अपना ऐप हो, उसमें नादरा हमारा रिकॉर्ड है सारा, हम जितने ये स्मार्टफोन यूजर्स हैं उस ऐप के जरिए वोट कास्ट करें, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई एस्टेब्लिशमेंट मेरे
कास्ट किए गए वोट को चेंज नहीं कर सकती। और मैंने किसको वोट दिया है, मुझे दोबारा अदालतों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, दोबारा रिकाउंटिंग कराओ। जबरदस्त। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके लिए ना तो ज्यादा सरमायाकारी चाहिए, ना ही आपको ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। ऑलरेडी हुकूमत पंजाब ने बहुत से ऐसे ऐप्स, मैं एक्साइज की जो पेमेंट्स वगैरह करनी होती है, अक्सर मैं ऐसी सरकारी पेमेंटें होती है मैं ऑनलाइन करता हूँ। हाँ। तो अगर मैं वो सारे ऑनलाइन, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तानी एकदम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए वो वोटिंग देना शुरू कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट जो दे सकते हैं वो तो रश कम हो ना। अमेरिका में वोटिंग होती है, उसमें वो मेल के जरिए भी वोटिंग कास्ट करते हैं और जाके भी करते हैं, फिजिकली भी। तो जितना आप इस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा करप्शन फ्री करना चाहते हैं, आपको चाहिए उसको। अच्छा, एनर्जी क्राइसिस, आपके हर मसले का हल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। आपकी एनर्जी का, हमारे मुल्क में जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन, उसकी प्रोडक्शन, साल के दौरानिये में उसका फर्क है। यानी गर्मियों में हमारी जो खपत है वो हमारी प्रोडक्शन से ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल हमें बिजली चाहिए होती है। जबकि सर्दियों में प्रोडक्शन ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कम होती है, लेकिन खपत जो है वो बहुत नीचे चले जाती है। उस वक्त हुकूमत तरले कर रही होती है, हमसे को बिजली ले लो, हमसे को बिजली ले लो। तो उसकी बजाय अगर हुकूमत पाकिस्तान वो बिजली माइनिंग में लगा दे, एक्स्ट्रा बिजली, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। और मैं कल के परसों के मैंने ट्वीट किया कि अमरीकी जो सुपर पावर है, उसकी जो डॉलर है, इस वक्त सारी दुनिया को अमरीकी जो है वो पागल बना रहे हैं, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। दुनिया के सारे सरमायादार लोग अपने पैसे को बचाने के लिए वो अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं कर रहे, बल्कि वो डॉलर खरीद के रख रहे हैं ताकि उनकी दौलत पाज जाए, और बाकी दुनिया की करेंसी मर रही है वो सारी, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को नहीं बचा रहे। और ये जो अमेरिका आप लोगों को झांसे दे रहा, सरमायादार लोगों को, वो ये मत बोलें कि 2022 के बाद ट्रिलियन ऑफ डॉलर अमेरिका ने आउट ऑफ थिन ईयर वो जो प्रिंट कर लिए हैं, उनकी तो अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ। तो ये जिस दिन बबल फटना है उसके बाद कोई, मैं आपको ये आपकी वीडियो में बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, दुनिया नेक्स्ट कोई सुपर पावर नहीं देखेगी। आइंदा आने वाले वक्त में ये कोई आपको ब्लॉक्स एक ही ब्लॉक नजर आएगा, वो ब्लॉकचेन। और दुनिया एक सही मायनों में, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप कह रहे थे ना, ब्लॉकचेन कैसे, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो दुनिया को सही मायनों में ग्लोबल विलेज बना सकती है। एग्जैक्टली मसलन मैं भी इस चीज का कायल हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मैं बहुत तरफ हूँ। लेकिन मुकद्दस यहीं पे मैं छोटा सा और सवाल आपके साथ लिंक करता हूँ कि अमेरिका की हमने बात की, अमेरिका अपने डॉलर का बोझ पूरी दुनिया पर डाल रहा है। अमेरिका इसके साथ कुछ और इकदाम भी कर रहा है, जैसे अमेरिका जो है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एक कॉन्सेप्ट है। वही बात आ जाती है कि वो सेंट्रलाइज्ड खाता हो, ठीक है, वो उसके प्लान लेकर चल रहा है। उसके बारे में आप क्या देखते हैं कि अभी तक उन्होंने CBDC लॉन्च नहीं किया, वो उनका वो मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं, एक उनकी ये भी रिसर्च जारी है कि क्यों ना वो अपना CBDC लॉन्च कर दें, जैसे कि चाइना ने किया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा जो ऑलरेडी स्टेबल कॉइन है मार्केट के, जैसे टेथर है, जैसे USDC है, इस तरह के जो कंपनीज हैं जिन्होंने स्टेबल कॉइन बनाया, वो कह रहे हैं कि भाई हमें क्या टेंशन लेने की। अब ये जितने मार्केट में स्टेबल कॉइन है वो सारे क्या है, डॉलर में है ना, मतलब उनकी वैल्यूएशन क्या है, टैग उनके साथ है। तो वो कह रहे हैं हमें CBDC बनाने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी जो मार्केट में स्टेबल कॉइन्स हैं वो हमारा डॉलर ही तो यूज कर रहे हैं, तो उनको कोई मसला नहीं है। अच्छा, वो मैं सिर्फ ये मुख्तसर खत्म करता हूँ, वो CBDC की बजाय वो ज्यादा इंटरेस्टेड है कि वो स्टेबल कॉइन को अपने इकोनॉमी के साथ एडजस्ट कर लें। अगर वो स्टेबल कॉइन वो डिनोमिनेशन डॉलर से हटके वो कोई और कर देते हैं, फिर वो पीछे पड़ेंगे क्रिप्टो। अभी तक जो आपको वहां क्रैकडाउन नहीं नजर आ रहा, सिर्फ इसी वजह से नहीं नजर आ रहा क्योंकि जितने क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, वो जब भी क्रिप्टो को सेल करते हैं तो क्या उनको चाहिए, सेल करके क्या लेते हैं, स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन किस में है, डॉलर में। जब कभी उन्होंने कोई क्रिप्टो लेना है वो क्या करते हैं, क्या खरीदते हैं, फिर स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या है, डॉलर। तो जितनी भी पूरी दुनिया में हो रही है इस वक्त क्रिप्टो में ट्रेडिंग, वो सारी डॉलर डोमिनेशन है। तो इस वजह से उनको कोई मसला नहीं है। अगर थ्रेट होता तो सबसे ज्यादा उसको होता, तो उसको नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं आपको ये जो आपने कहा ना कि शायद वो CBDC उनके फोकस में नहीं है। जेरेमी पॉल ने पिछले दिनों आपने स्टेटमेंट उनकी सुनी होगी, मेरा ख्याल परसों की तरसों की बात है, उन्होंने कहा जी कि स्टेबल कॉइन के साथ हम चल सकते हैं। क्यों चल सकते हैं, इस वजह से क्योंकि ऑलरेडी जो काम हो रहा है वो US डॉलर में हो रहा है। सही। अच्छा मुकद्दर, इसी से रिलेटेड मसलन जैसे आपने एनर्जी कंजप्शन की बात की, तो क्रिप्टो के ऊपर मसलन क्रिप्टो की माइनिंग के ऊपर वो कहते हैं कि एनर्जी की बहुत ज्यादा कंजप्शन होती है और उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो माहौलियात पे आता है, तो क्या इसके नहीं, ये भी बड़ी मिथ है, ये बड़ी पुरानी है। देखें दुनिया में जहां जहां मथीन गैसें, जहां जहां फॉर एग्जांपल ये ऑयल रिफाइनरीज हैं पूरी दुनिया में, जहां ऑयल रिफाइनरीज या ऐसे एरिया जहां से ऐसी
नेचुरल यूं समझ लें कि गैसेस वगैरह निकलती हैं जो कि हमारे ग्लोबल जो इन्वायरमेंट है उसको इम्पैक्ट करती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है, ग्रीन हाउस गैसेस जिनको ग्रीन हाउस। अगर उस जगह पे बजाय इसके कि वो सारा फुजला हम हवा में छोड़ें, अगर उधर हम क्रिप्टो माइनिंग लगा दें तो वो हवा में नहीं जाएगा। मतलब ये नहीं कि माइनिंग से हीट होती है, लेकिन वो उससे कम है जो हवा में हम कचरा फेंक रहे हैं। अगर वो फिजाई कचरे को हम रियल वैल्यू में कन्वर्ट कर ले माइनिंग से, तो एक उसका इम्पैक्ट है। तो इस वजह से ये जो सोच है ना कि शायद माइनिंग से इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट हो रहा है, ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा मुकद्दस, मेरा आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्रिप्टो के साथ मतलब एनएफटी, मेटावर्स और वेब3 जैसी चीजों की बात भी की जाती है, तो इन चीजों को आप किस निगाह से देखते हैं? इन टेक्नोलॉजीज में कितनी पोटेंशियल आप देखते हैं कि ये आगे कितना इम्पैक्ट? पहली बात तो ये है कि क्रिप्टो इटसेल्फ, बेशक कोई भी क्रिप्टो करेंसी है वो बीटीसी से लेके वो कोई नया आज स्टार्ट होने वाला कोई भी, ये है ही वेब3। वेब3 क्या है? वेब3 डिसेंट्रलाइजेशन है। वेब3 3D मतलब वेब3, वेब2, वेब1 क्या चीज है? वेब1 में इंटरनेट पे जो चीज डालते थे हम सिर्फ उसको रीड कर सकते थे, जैसे विकिपीडिया वगैरह। फिर उसके बाद वेब 2 आया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो इंटरनेट पे कंटेंट देखने वाले हैं वो सिर्फ देखे नहीं बल्कि अपना फीडबैक भी दें। मतलब उसमें ये फेसबुक और ये यूट्यूब वगैरह है, आपने यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, कई लोगों ने आपको थैंक यू करना है, कई लोगों ने कहना है ये यार क्या ये बातें कर रहा है, ठीक है। तो ये जो फीडबैक है ये वेब 2 है। वेब 3 में क्या है कि एक तो कंटेंट YouTube पे आप डाल रहे हैं वो सेंट्रलाइज है, YouTube जब चाहे आपका चैनल बंद कर सकता है। आपका भी हुआ है, मेरा भी हुआ है। हाँ, हम दोनों तो ये तो इस चीज को जब आप डिसेंट्रलाइज कर देते हैं कि भाई कोई मालिक नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ये जो सेंट्रलाइजेशन है ये वेब 3 है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने गेम प्ले करनी है, वेब 2 में आप भाई उनके गेम के एसेट बाय करें, गेम प्ले करें, एंजॉय करें। तो वेब 3 में ये चीज, वेब 3 में कहता है भाई ये अपने एसेट बाय करने हैं, वो एसेट पे पैसे आपके लगे हैं, वो आपकी चीज है, उसको बाद में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये वेब 3 क्रिप्टो इटसेल्फ वो वेब 3 है, यानी जो डिसेंट्रलाइज्ड, हर बंदे को पावरफुल जो इंटरनेट है, हाँ वो उसमें ओनरशिप है। गूगल, यूट्यूब जैसी कोई बड़ी कंपनियां उसको कंट्रोल नहीं कर रही होंगी, हमारे वेब को डाओस के जरिए एक फर्दे वाहिद या एक कंपनी की बजाय हर वो बंदा, मतलब मिसाल के तौर पे एक ऑफिस है, उस ऑफिस में मुलाजिम काम कर रहा है, उसके एक हायरार्की है, कोई मैनेजर है, फिर आगे फिर डायरेक्टर्स हैं, ये ऐसा पूरी एक हायरार्की है। तो उसमें टॉप पे कोई ना कोई तो बंदा होगा ना जो सबके ऊपर हुक्म चलाता है। बल्कि वेब 3 ये है, वो कहती है कि भाई जितने ये डायरेक्टर्स इवन पीएन तक हर के पास डिसीजन मेकिंग में जितनी किसी का टाइम एनर्जी उसमें यूज होता है कंपनी को चलाने में, उसकी डिसीजन मेकिंग में उसका ये वेब 3 है। जबरदस्त। ये इस कॉन्सेप्ट को मुकद्दस साहब ने इंतहाई खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। और एनएफटी का आपने, सॉरी मैं वो भूल गया, देखें एनएफटी एक तो ये है कि प्रॉफिट टेकिंग इसमें बहुत, हम लोगों को तो मैं खुद यकीन माने, मैं बावजूद इसके के बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, लेकिन अभी भी एनएफटी एक ऐसी स्पेस है जिसमें मुझे मुसलसल लर्न करना पड़ता है। और सारे दिन मैं अपने टाइम में 1-2 घंटे ऐसे निकालता हूँ, थ्रेड्स वगैरह ट्विटर पे पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता हूँ। एनएफटी का एक ताल्लुक है प्रॉफिट टेकिंग, जैसे आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक इसका पहलू डिफरेंट है। एनएफटी का जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि हम अपनी सारी सोसाइटी को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, उसके लिए हर पाकिस्तानी का अपना एक एनएफटी बना सकते हैं। अगर हम हर पाकिस्तानी का अपना एक एनएफटी बना दें तो हमारे तमाम जो गवर्नेंस के मामलात हैं उसको हम बहुत आसान और सहल कर सकते हैं। तो एनएफटी होती नॉन फंजिबल टोकन होता है, यानी ऐसी चीज जिसका कोई मुतबादल ना हो। तो इसको आप प्रॉफिट टेकिंग भी ले सकते हैं, एनएफटी इसको इन्वेस्टमेंट करें, जैसे आप कोई आर्ट बाय करते हैं तो उसकी अगर समझते हैं वैल्यू इंक्रीज होती है, तो जब वैल्यू इंक्रीज हो जाए आप सेल कर दें। जब तक आपको कोई बायर हाई प्राइस पे नहीं मिलेगा आप नहीं सेल करेंगे। जैसे कोई आपको बायर मिल जाए कि यार मुझे हाईएस्ट प्राइस पे दे दो लेकिन ये आर्ट मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये है एनएफटी का एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि इसी एनएफटी का यूज करते हुए आप अपने सोसाइटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ये भी मुकद्दस साहब ने इंतहाई अहम बात की, क्योंकि एनएफटी की सबसे बेसिक पॉइंट जो है वो यूनिकनेस है। तो वो अगर हर बंदे की जब एनएफटी भी बनाने की बात हम जो कर रहे हैं मुकद्दस साहब, तो वो उसका मतलब ये है कि हर बंदे की एक अलग आइडेंटिटी होगी, यूनिक आइडेंटिटी होगी। अब आखिर में मैं सबसे सादा और सबसे बेसिक का सवाल जो मेरे जैसे हर बंदे को दरपेश होता होगा कि मसला अगर मैं क्रिप्टो की दुनिया में जाता हूँ, क्रिप्टो लेता हूँ, खरीदता हूँ, तो लेकिन मैंने क्रिप्टो के जरिए अगर आम मार्केट में जाके प्याज गंडे खरीदने हैं, सेब टमाटर खरीदने हैं, तो मतलब आम आदमी बिल्कुल वो कैसे क्रिप्टो की तरफ आएगा या कब तक आएगा? क्या देखते हैं कि मतलब उसकी लाइफ में क्रिप्टो कब आ रही है? क्या क्या देखें, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। क्रिप्टो में
दो किस्म के क्रिप्टो के यूज केसेस हैं। अभी तक जो आपको यूज केस नजर आ रहा है, क्रिप्टो इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, प्रॉफिट टेकिंग करना चाहता है, अभी तक सिर्फ क्रिप्टो की यही सेंस डेवलप हुई है। हालांकि क्रिप्टो का यहाँ ये सारी हमने जो 2 वीडियो में गुफ्तगू की है, हमने इससे हटके की है कि क्रिप्टो का ये पैसे बनाने के अलावा क्या यूज केस है। एग्जैक्टली। तो ये पैसे का अभी यूज केस आपको ये रेडी वाले ये अभी तक नजर नहीं आया। मैं एल सल्वाडोर की आपको मिसाल दूंगा। एल सल्वाडोर ने बीटीसी को लीगल टेंडर करार दिया। उससे क्या हुआ कि उनकी 60 लाख ऑलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 60 लाख की उनकी पॉपुलेशन है। तो उसमें से मेरा ख्याल है मोर देन 70% पॉपुलेशन ऐसी थी जो अनबैंक थी, कैश पे सारी डीलिंग। जैसे हमारे मुल्क का मसला, हमारे मुल्क में जितना बिजनेस एक्टिविटी है वो सारी कैश के जरिए होती है, रजिस्टर काम है। अगर हम इस क्रिप्टो को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर दें तो सारी अनबैंक्ड पॉपुलेशन वो बैंक पॉपुलेशन हो जाएगी और हुकूमत को, लोगों को, सोसाइटी को चलाने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि हम इस तरफ जाते हैं या नहीं जाते। यानी पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है, इसको ट्रैक करना क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो की निस्बत सबसे ज्यादा आसान होगा। मैं आपके सवाल की तरफ दोबारा प्रिसाइजली आता हूँ। आपने कहा कि ये किस वक्त होगा। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, हम पाकिस्तानी जो है हमेशा दुनिया से कुछ 10-20 साल पीछे होते हैं। तो दुनिया में भी अभी तक ये चीज नहीं है। इवन एल सल्वाडोर जिसने सबसे पहले, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीकन, मेरा ख्याल है कंट्री, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, हाँ, उसने वहां पर भी अभी तक रेडियो शीडियों वाला सिस्टम नहीं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में अभी इस स्टेज को जाते जाते शायद 10 से 20 साल लग जाए, और जब वहां जाएंगे तो फिर भाईजान 10 से 20 साल आप और ऐड कर ले, पाकिस्तान तक आते। चलें जी, मुकद्दस भाई आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और इतनी इंफॉर्मेटिव, हमें मसलन इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मुकद्दस भाई के साथ हम वक्त बगाहे बगाहे फिर भी राब्ते में रहेंगे और हो सकता है कि आगे किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हम इनसे बात करेंगे। तो मुकद्दस साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त। यार आप सबसे माजरत, शायद ये लाइटिंग वगैरह का थोड़ा सा आपको इशू है, क्योंकि हम एक जिस जगह बैठे हैं वहाँ अंधेरा हो गया, फिर इस दौरान पीछे पी 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 आपको साउंड आ रहे होंगे, तो इस सब के लिए माजरत। तो ठीक है अली भाई, बहुत शुक्रिया। आप एट एनी टाइम जब आपका दिल चाहे, मुझे बहुत, ना सिर्फ आपके साथ बल्कि आपकी कम्युनिटी के साथ गुफ्तगू करके भी बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया देखने के लिए। सर, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।